नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित चलाई जा रही महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत आज की क्लास में सबसे पहला टॉपिक होगा ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। और इसी के साथ साथ आज ही की क्लास में 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अभ्यास प्रश्नों की श्रृंखला को। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबद्ध हैं। तो याद रखिएगा, सर टॉमस मुनरो रैयतवाड़ी भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं। किससे संबंधित है? रैयतवाड़ी बंदोबस्त से टॉमस मुनरो। अब यहां पर जरा रैयतवाड़ी बंदोबस्त के बारे में प्रमुख बातों को आपको समझना आवश्यक है। देखिए, रैयतवाड़ी में जो रैयत शब्द लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है किसान। इस रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था में किसानों को भूमि का मालिकाना हक था। इसका मतलब यह हो गया कि उन्हें प्रत्यक्ष रूप से भू राजस्व अदा करने का उत्तरदायित्व दिया गया था। यहां पर अगर हम रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था में एक क्रम को देखें तो सबसे पहले 1792 में तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र में कैप्टन रीड के द्वारा इस रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया। उसके बाद टॉमस मुनरो के द्वारा 1809 में कुछ क्षेत्रों में इस व्यवस्था को लागू किया गया। और जब टॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर बने 1820 में, तब उन्होंने पूरे मद्रास में इस रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो मुनरो का एक शिष्य था जिसका नाम था एल्फिस्टन। क्या नाम था? एल्फिस्टन। इस एल्फिस्टन ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी में इस रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया। और आपसे प्रतिशत भी पूछा जाता है तो याद रखिएगा, ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है ये भारत के 51% क्षेत्र पर फैली थी। इसमें मद्रास, बंबई के कुछ हिस्से, साथ ही साथ पूर्वी बंगाल और असम और कुर्ग कर्नाटक का क्षेत्र इसमें शामिल था। क्लियर? तो इतनी बात को आप बेसिक तौर पर रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत याद रखेंगे। और एक बात और याद रखिएगा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो भू राजस्व का निर्धारण है ये उपज के आधार पर नहीं था, बल्कि ये भूमि की क्षेत्रफल के आधार पर निर्धारित किया जाता था। क्लियर? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 2 पूछा जा रहा है कि किसके शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया। तो याद रखिएगा, जो स्थायी बंदोबस्त की प्रथा है ये 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा प्रारंभ की गई। तो यहां पर प्रश्न संख्या 2 का बी विकल्प सही हो जाएगा। स्थायी बंदोबस्त का प्रारंभ 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। याद रखिएगा, ये जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था है इसको इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। अगर स्थायी बंदोबस्त की जगह पर इस्तमरारी बंदोबस्त लिखा जाए तो आप दोनों को एक ही समझेंगे। याद रखिएगा, ये जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था है इसमें जमींदारों के पास मालिकाना हक था, यानी जमींदारों को राजस्व एकत्रित करने का अधिकार दिया गया था। यही कारण है कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को जमींदारी प्रथा बंदोबस्त भी कहा जाता है। क्लियर है? अब यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था है जो कि बंगाल में लागू की गई कॉर्नवालिस के द्वारा, इसके पहले एक प्रथा और बंगाल में चल रही थी जिसको कहा जाता है इजारेदारी व्यवस्था। याद रखिएगा, सर्वप्रथम वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा इस इजारेदारी व्यवस्था को लागू किया गया बंगाल में 1772 में। और इसमें जो लोग सबसे ऊंची बोली बोलते थे उन्हीं को ठेका दे दिया जाता था। किसमें? इजारेदारी व्यवस्था में। और पहले इजारेदारी व्यवस्था में 5 वर्ष का एग्रीमेंट होता था, हालांकि इसको 1977 में घटाकर वार्षिक तौर पर कर दिया गया। इसी इजारेदारी व्यवस्था में जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लाई गई। क्लियर? तो एक क्रम भी आप देख रहे हैं कि स्थायी बंदोबस्त से पहले वॉरेन हेस्टिंग ने बंगाल में 1772 में इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की थी। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं कि 1793 में जो कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की, ये किन किन क्षेत्रों में लागू थी। तो बंगाल के अलावा बिहार, उड़ीसा, बनारस, उत्तरी कर्नाटक, इन क्षेत्रों में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू थी। मैंने आपसे बताया कि जमींदार को भूमि का स्थायी मालिक बनाया गया था। एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो जमींदार रकम वसूलता था उसका कितना भाग कंपनी को और कितना भाग वो स्वयं रखता था। तो याद रखिएगा, 10/11 भाग वो कंपनी को देता था और 1/11 भाग वो स्वयं रखता था। क्लियर है? तो इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं, प्रश्न संख्या 3। एक एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कट करते हुए चल रहे हैं ताकि आपको कहीं पर भी कोई असुविधा न हो। प्रश्न संख्या 3 पूछा जा रहा है कि अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहां लागू किया था। अब देखिए, इस प्रश्न में जो ऑप्शन दिए गए हैं अगर आप इनको ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो यह प्रश्न आपसे गलत हो जाएगा। अगर आपने जहां पर भी थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया तुरंत मामला गलत हो जाएगा। कैसे? देखिए, मैंने आपसे बताया था कि सबसे पहले 1792 में तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र में कैप्टन रीड के द्वारा इस रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया। उसके बाद 1809 में टॉमस मुनरो ने कुछ क्षेत्र में लागू किया। और उसके बाद जब वो 1820 में मद्रास का गवर्नर बना तो उसने इस व्यवस्था को पूरे मद्रास में लागू किया।
उसी के बाद मैंने आपसे बताया था कि मुनरो का एक शिष्य था जिसका नाम था एल्फिस्टन, उसने बॉम्बे प्रेसिडेंसी में इस व्यवस्था को लागू किया था। और मैंने आपको यह भी बताया था कि जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है ये मद्रास और बॉम्बे के साथ साथ पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग कर्नाटक के क्षेत्र में भी लागू था। तो इसलिए यहां पर इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प डी। कहां कहां? मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी में। क्लियर? बंगाल को इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि बंगाल में मुख्य रूप से स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी, इसके पूर्वी इलाके में कुछ जगहों पर रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, तो इसलिए हम बंगाल नहीं लेंगे। यहां पर डी विकल्प आपका सही होगा, मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी। आप लोग कहां चूक कर देते? आप सीधे विकल्प बी को लगा देते कि मद्रास प्रेसिडेंसी, लेकिन याद रखिएगा मद्रास और बंबई ये आंसर होगा, यानी प्रश्न संख्या 3 का डी विकल्प आपका आंसर होगा। इसीलिए प्रश्नों की डिटेल चर्चा आवश्यक है। और देखिए कितने आयोग में इस प्रश्न को पूछा भी गया। अगला है प्रश्न संख्या 4 और आपसे पूछा जा रहा है कि असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा असम में जो सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना हुई थी वो 1839 में हुई थी। क्लियर? तो यहां पर प्रश्न संख्या 4 का सी विकल्प से हो जाएगा, 1839 में असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना हुई थी। और याद रखिएगा इस कंपनी का जो मुख्यालय है वो नजीरा असम में था। कहां पर? नजीरा असम में। अगला देखिए प्रश्न संख्या 5, आपसे पूछा जा रहा है कि अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? याद रखिएगा ये जो भारत में अंग्रेजों के समय में आर्थिक दोहन का सिद्धांत आया था इसे निकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्लियर? यह सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था। तो यहां पर प्रश्न संख्या 5 का डी विकल्प सही हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा अंग्रेजी शासन में आर्थिक दोहन का सिद्धांत या निकास का सिद्धांत दिया गया था। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 6, पूछा जा रहा है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई? तो याद रखिएगा ये पुस्तक संबंधित है दादा भाई नौरोजी से, यानी प्रश्न संख्या 6 का डी विकल्प सही होगा। याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ही भारत की जो आर्थिक दुर्व्यवस्था थी उसको हाईलाइट किया और साथ ही साथ धन के बहिर्गमन और धन के निकास सिद्धांत को भी सर्वप्रथम प्रतिपादित किया। किसने? दादा भाई नौरोजी ने, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 7, पूछा जा रहा है कि किसका यह विचार था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? यह प्रश्न कई जगह पूछा गया है। तो याद रखिएगा ये कार्ल मार्क्स का विचार था कि जो ब्रिटिश आर्थिक नीति है वो घिनौनी है। किसका विचार था? कार्ल मार्क्स का। तो यहां पर प्रश्न संख्या 7 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 देखिए, पूछा जा रहा है कि स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो याद रखिएगा ये जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी ये जमींदारों के साथ की गई थी। मैंने आपसे बताया था कि जमींदार भूमि का स्थायी मालिक था और इसको जो वो रकम कलेक्ट करता था उसका 10/11 भाग कंपनी को और 1/11 भाग उसे स्वयं रखना होता था। तो यहां पर प्रश्न संख्या 8 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 9, पूछा जा रहा है कि दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो याद रखिएगा दक्षिण भारत में जो सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है ये आर्थर कॉटन को माना जाता है। क्लियर? किसको? आर्थर कॉटन को। तो यहां पर प्रश्न संख्या 9 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, सर आर्थर कॉटन को दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है, सर आर्थर कॉटन को। अगला देखिए प्रश्न संख्या 10, पूछा जा रहा है कि आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था, वो क्या था? तो देखिए आर्थिक तौर पर जब आप 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन के प्रभाव की बात करेंगे तो इस समय कृषि का वाणिज्यीकरण देखा जा रहा है। तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 10 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 11, पूछा जा रहा है कि वेल्बी आयोग के सदस्य के रूप में निम्नलिखित में से कौन इंग्लैंड गया था? अब सबसे पहले तो ये समझना आवश्यक है कि ये वेल्बी आयोग कब गठित हुआ और इसका उद्देश्य क्या था, और फिर उसके बाद देखेंगे कि इसका कौन सदस्य इंग्लैंड गया था। देखिए जो वेल्बी आयोग है इसका गठन हुआ था मई 1895 में। कब हुआ था? मई 1895 में। क्लियर? याद रखिएगा ये जो वेल्बी आयोग था इसका कार्य था कि भारत परिषद के जो राज्य सचिव के अधिकार क्षेत्र में सैन्य और नागरिक व्यय का प्रशासन और प्रबंधन है उसकी जांच करना। क्लियर? और इस आयोग में एज ए सदस्य गोपाल कृष्ण गोखले इंग्लैंड गए थे। तो यहां पर प्रश्न संख्या 11 का ए विकल्प सही हो जाएगा, जीके गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले इंग्लैंड गए थे वेल्बी आयोग के सदस्य के रूप में। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 12, पूछा जा रहा है कि एक शब्द है जिसका नाम है इंपीरियल प्रेफरेंस, इसका मतलब क्या है, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो देखिए इंपीरियल प्रेफरेंस जो शब्द है इसका प्रयोग भारत में जो ब्रिटिश आयात होता था उस ब्रिटिश आयात पर जो विशेष रियायत दी जाती थी, विशेष छूट दी जाती थी, उसके संदर्भ में ब्रिटिश काल में एक शब्द प्रयोग किया जाता था जिसको कहते हैं इंपीरियल प्रेफरेंस। ठीक है? तो यहां पर प्रश्न संख्या 12 का ए विकल्प सही हो जाएगा। और जब ब्रिटिश आयात पर कोई विशेष रियायत देंगे तो इसका मतलब यह है कि वो माल यहां पर सस्ता पड़ेगा
उसकी ज़्यादा डिमांड होगी तो ब्रिटिश को यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात करने का मौका मिलेगा। आप सभी जानते हैं कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो उस समय भारत से वो कच्चे माल का उत्पादन कराते थे और उसका जो प्रोडक्शन है वो ब्रिटेन में होता था और फिर वही माल भारत में भेजा जाता था और भारत को एक प्रमुख बाजार के तौर पर देखा गया। क्लियर? तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 12 का ए विकल्प से हो जाएगा। ब्रिटिश आयातों पर जो विशेष रियायत दी जाती थी, छूट दी जाती थी, उसी के लिए ब्रिटिश भारत में जो शब्द प्रयोग हुआ उसको इंपीरियल प्रेफरेंस कहा जाता है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 13। पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या है? तो इसमें पहला लिखा है कि भारी उद्योगों का अभाव, तो ऐसा तो प्रमुख कारण है नहीं। दूसरा कह रहा है कि विदेशी पूंजी की कमी, ये भी नहीं प्रमुख कारण है। अगला कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों की कमी, ये तो थी ही नहीं। और डी विकल्प में लिख रहा है कि धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश को तरजीह दिया जाना। ठीक है, यानी जब जो धनिक वर्ग था वो भू संपत्ति में निवेश को महत्वपूर्ण मान रहा था, इसीलिए भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास ब्रिटिश गवर्नमेंट में नहीं हुआ। तो यहां पर प्रश्न संख्या जो 13 है उसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 14। पूछा जा रहा है कि इस रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए और पूछा जा रहा है कि किस सन में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा लाया गया। तो याद रखिएगा ये जो बंगाल किराएदारी अधिनियम है ये संबंधित है 1885 से। क्लियर है? तो याद रखिएगा बंगाल किराएदारी अधिनियम जो है ये 1885 से संबंधित है और इसमें भूमि मालिकों यानी जमींदारों और किराएदारों के अधिकारों को डिफाइन किया गया। किसमें? बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 में। तो प्रश्न संख्या 14 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 15। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयत बंदोबस्त के प्रारंभ करने से संबद्ध है? तो यहां पर देखिए पहला नाम लिखा है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ये तो आप स्पष्ट रूप से जानते हैं कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया था। तो यहां पर हमारा पहला तो नहीं होगा क्योंकि रैयतवाड़ी पूछ रहा है। दूसरा नाम लिया है अलेक्जेंडर रीड। तो अलेक्जेंडर रीड के संदर्भ में मैंने आपको बताया था कि इसने 1792 में तमिलनाडु के 12 महल में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था, यानी ये अलेक्जेंडर रीड तो शामिल था। और दूसरा तीसरे नंबर पे लिखा है टॉमस मुनरो। टॉमस मुनरो तो इसमें मेन ही था। जब ये मद्रास का गवर्नर था तो 1820 में इसने समूचे महाराष्ट्र मद्रास में इस रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया। तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा आपका सही होगा, यानी इस प्रकार प्रश्न संख्या 15 में सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो यहाँ पर रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित है। देखिए किस तरह से आपको मैंने जब स्टार्टिंग में पूरी कहानी के तौर पर इस पूरी व्यवस्था को बताया तो उससे संबंधित कैसे भी प्रश्न आए, चाहे वो स्टेटमेंट में आए चाहे वो डायरेक्ट पूछे जाएं, आप उसको आसानी से करने की स्थिति में रहेंगे। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 16। देखिए मैं जो ये पूरी सीरीज चला रहा हूं इसमें ये मेरा पूरा प्रयास है कि इसको इस तरह से रखा जाए, अगर आपने इसको गंभीरता से इस पर काम किया तो मैं निश्चित तौर पर इस बात को पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं और पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि यदि आपने इसको अच्छे से प्रॉपर नोट्स के फॉर्मेट में जो अतिरिक्त फैक्ट्स दिए जा रहे हैं और जो आपको नहीं पता है, अगर आप उसको प्रॉपर करते चले गए तो आपका बहुत अच्छा एक शॉर्ट नोट्स भी होगा और लास्ट में आप उसका रिवीजन करेंगे और एग्जाम देने जाएंगे। मैं उन प्रश्नों की बात नहीं कर रहा हूं जो कि हर परीक्षा में कुछ ना कुछ नए तरीके से और नई जगहों से आते हैं। अगर आप उन प्रश्नों को स्किप भी कर देते हैं तब भी आप उस परीक्षा को क्वालिफाई करने की स्थिति में होंगे, क्योंकि कभी भी परीक्षा में आपसे 100% परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं रखी जाती है। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब है कि जिस प्रयास से मैं लगा हूं उसी प्रयास को आप उस तरह से अगर एक्सेप्ट कर ले गए तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। प्रश्न संख्या 16 में आपसे पूछा जा रहा है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। देखिए ये स्टेटमेंट टाइप का प्रश्न है और जब मैंने रैयतवाड़ी को एक्सप्लेन किया तो मैंने आपसे कहा था कि रैयत शब्द का अर्थ ही होता है किसान, अर्थात किसानों को ही भूमि का मालिकाना हक था। और जब भूमि का मालिकाना हक का मतलब यह है कि वो प्रत्यक्ष तौर पर भू राजस्व को अदा करने के लिए उत्तरदायी थे, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा दे रहा है कि सरकार रैयत को पट्टे देती थी, रैयत अर्थात किसान को, तो ये भी बात सही है। अगला देख लीजिए। तीसरा कह रहा है कि कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। अब देखिए अगर मेरे उस सेंटेंस को आपने याद रखा है कि मैंने आपसे कहा था कि भू राजस्व की जो व्यवस्था थी रैयतवाड़ी के अंतर्गत, इसको कलेक्ट करने के लिए या इसको निर्धारित करने के लिए उपज आधार नहीं था, बल्कि भूमि का क्षेत्रफल के आधार पर मापन करके भू राजस्व निर्धारित किया जाता था। वही बात यहाँ पर दूसरे तरह से लिखी गई है कि कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण, यानी उसमें भूमि के क्षेत्रफल का मापन किया और उसके बाद मूल्य का निर्धारण किया जाता था। तो यहाँ पर आपका प्रश्न संख्या जो 16 है उसमें आपका तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएगा। सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 17। पूछा जा रहा है कि वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है।
तो यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि वो कौन सी प्रथा है जिसमें किसान स्वयं भूमि का मालिक था। तो मैंने अभी आपको बताया था ये व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था में थी। तो यहाँ पर बी विकल्प आपका सीधे आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपने रैयतवाड़ी व्यवस्था भी देख ली और जो विकल्प ए में लिखा है जमींदारी प्रथा, यानी इसको आप स्थायी बंदोबस्त यानी स्तंभदारी बंदोबस्त से जोड़कर देखेंगे, ये भी आपने देख लिया है। और जो डी विकल्प में दहसाला प्रथा लिखा है, आप सभी जब अकबर पढ़ रहे थे तो मैंने आपसे बताया था कि अकबर के मंत्री थे टोडरमल, यही टोडरमल के द्वारा इस राजस्व व्यवस्था को लाया गया जिसका नाम रखा गया दहसाला पद्धति। क्लियर है? तो ये दहसाला भी आप जानते हैं। यहां पर देखिए सी विकल्प में लिखा है महालवाड़ी प्रथा। अब ये प्रश्न उठता है कि महालवाड़ी प्रथा क्या थी, तो इसको अभी आपने कवर नहीं किया। जरा यहां पर ये समझ लीजिए कि महालवाड़ी प्रथा क्या थी, ये कैसी व्यवस्था थी। देखिए महालवाड़ी में जो महाल शब्द लगा हुआ है इसका मतलब होता है गांव। महाल का मतलब क्या है? गांव। इसका मतलब ये स्पष्ट हो गया कि जो गांव का मुखिया था उसे लगान वसूलने का समझौता था सरकार के साथ। क्लियर है? यानी महाल का जो मुखिया है वही रिस्पॉन्सिबल है कलेक्शन करने के लिए भू राजस्व का। अब ये प्रश्न उठता है, ये तो आपने देखा कि भाई जो स्थायी बंदोबस्त है ये कार्नवालिस के समय में और रैयतवाड़ी व्यवस्था ये अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो का इसमें सहयोग था। तो महालवाड़ी प्रथा के समय कौन था? तो याद रखिएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा इस महालवाड़ी व्यवस्था को मध्य प्रांत, आगरा, पंजाब के क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में लागू किया गया था। मध्य प्रांत, आगरा और पंजाब के क्षेत्र में किसके द्वारा? लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा। एक प्रश्न और पूछा जाता है, जैसे अभी आपने देखा था कि रैयतवाड़ी व्यवस्था को लगभग 51% इलाकों में लागू किया गया था, ठीक उसी प्रकार से जो महालवाड़ी व्यवस्था है इसको 30% भूभाग पर लागू किया गया था। क्लियर? तो इस प्रकार आपने यहां पर सभी ऑप्शन को क्लियर कर लिया। अगला देखिए प्रश्न संख्या 18। पूछा जा रहा है कि पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? तो याद रखिएगा जो पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम है ये 1900 में पारित किया गया। तो यहां पर प्रश्न संख्या 18 का आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा। और इसमें कृषकों की जो भूमि है वो गैर कृषकों के पास हस्तांतरित करने पर रोक लगा दी गई, उसे समाप्त कर दिया गया। किसके द्वारा? पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 के द्वारा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 में आपको मिलान करना है। देखिए यहां पर विकल्प ए में लिखा है जजमानी। देखिए ये जजमानी प्रथा है, ठीक है। जैसे आपने यहां पर अगर आप उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, वो भी बेसिकली उत्तर भारत के और इलाकों से भी, तो वहां पर आप जजमानी प्रथा को सुने होंगे। तो ये जजमानी प्रथा आपकी कोरिलेट हो जाएगी उत्तर भारत से, ठीक है। तो यहां पर आपका ए जो है वो पहले के साथ कोरिलेट हो जाएगा। विकल्प बी में लिखा है 12 बलूट। देखिए ये जो 12 बलूट है ये महाराष्ट्र में जजमानी प्रथा को ही 12 बलूट कहा जाता है। क्लियर है? तो यहां पर आप 12 बलूट को किससे कोरिलेट कर लेंगे? महाराष्ट्र से, ठीक है। तो ये बी जो है तीसरे के साथ। सी ऑप्शन में लिखा है मिरासी। देखिए जो मिरासी है ये संबंधित कहां से है? ये संबंधित है तमिलनाडु से। तो सी का को आप कोरिलेट करेंगे चौथे के साथ। और जो डी विकल्प में अडाडे है, अडाडे जो कोरिलेट होगा वो कर्नाटक से, ठीक है। तो डी को आप कोरिलेट करेंगे दूसरे के साथ। तो यानी जजमानी उत्तर भारत से, 12 बलूट महाराष्ट्र, मिरासी तमिलनाडु और अडाडे कर्नाटक से। तो यहां जो सही कोड बन रहा है वो 1 3 4 2 का बन रहा है। देखिए ये जो प्रश्न था ये यूपी पीसीएस में पूछा गया था 2020 के प्रीलिम्स में। ये जो प्रश्न था इसको लेकर विवाद हुआ। इसमें आयोग ने मिरासी को कर्नाटक से जोड़ा था और अडाडे को जोड़ा था तमिलनाडु से। लेकिन जो एनसीईआरटी की मध्यकालीन भारतीय इतिहास है उसमें स्पष्ट रूप से मिरासी को तमिलनाडु से और अडाडे को कर्नाटक से जोड़ा गया है। तो इसलिए यहाँ पर आयोग का ये जो आंसर है वो चैलेंज हो गया था। तो यहाँ जो सही आंसर है वही मैंने आपको कोरिलेट कराया है। मिरासी को आपको तमिलनाडु से और अडाडे को कर्नाटक से जोड़ के देखना है। 1 3 4 2, 1 3 4 2 यहाँ पर डी विकल्प से हो जाएगा और यहाँ पर आयोग ने बी विकल्प को सही माना था। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 20। पूछा जा रहा है कि अनुद्योगीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए ये जो अनौद्योगिकीकरण की जो प्रक्रिया है भारत में ये लगभग प्रारंभ हो गई थी 1813 से। और देखिए यही पहले स्टेटमेंट में लिख रहा है कि यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई। अब देखिए भारत में अनौद्योगिकीकरण की प्रक्रिया 1813 में कैसे प्राप्त हुई? आप सभी को पता है कि 1813 में एक चार्टर एक्ट आया था। इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भारतीय व्यापार पर एकाधिकार था इसको समाप्त कर दिया गया और इसमें कुछ एग्जेम्पशन था, जैसे चीन और चाय के साथ व्यापार को छोड़कर, और जिसको आप जानते हैं कि अगले 1833 के चार्टर में इसको भी समाप्त कर दिया गया। तो मैं बात कर रहा था 1813 की, इसमें कंपनी का जो भारतीय व्यापार एकाधिकार था वो समाप्त करने का शुरुआत हो गई और इसमें ब्रिटेन के समस्त प्रजा को अब पूर्वी विश्व के साथ व्यापार करने की अनुमति मिल गई। इसी आधार पर आप ये कह सकते हैं कि अनुद्योगीकरण की जो प्रक्रिया है भारत में वो 1813 से प्रारंभ हुई। क्लियर? देखिए जो चार्टर संबंधी जो भी प्रश्न है या जो भी टॉपिक है इसको राज्य व्यवस्था में डिटेल में कवर किया गया है और जो इसका ऐतिहासिक पहलू है वो हम लोग इसी आधुनिक भारतीय इतिहास के सेक्शन में कवर करते हुए चलेंगे। दूसरे स्टेटमेंट में लिख रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति ने
इस प्रक्रिया को तेज किया। तो ये अभी चर्चा हो ही गई है, तो यहाँ पर ये दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो इस प्रकार यहाँ पर प्रश्न संख्या 20 में आप देख रहे हैं कि दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए यहाँ पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 में आपको सुमेलित करना है। यहाँ पर पहला नाम लिखा है औरंग और उसको जोड़ा गया है राजकोष का प्रभारी। देखिए ये जो औरंग शब्द है ये एक फारसी शब्द है, ठीक है, और इस औरंग फारसी शब्द का अर्थ होता है गोदाम, ठीक है। याद रखिएगा बिक्री से पहले जो माल भंडारण होता था जहां पर, उसी को औरंग कहा जाता था। क्लियर? और कई बार औरंग शब्द का प्रयोग कार्यशाला के तौर पर भी देखा गया है। तो यहां पर जो कहा जा रहा है कि राजकोष का प्रभारी, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो यहां पर आपका पहला मिसमैच है, ये सही सुमेलित नहीं है। अब आप औरंग का मतलब भी समझ गए कि ये एक फारसी टर्म है और इसका मतलब होता है गोदाम, या इसको कहीं कहीं वर्कशॉप से भी कोरिलेट किया गया है। दूसरा लिखा है बेनियान। देखिए ये जो बेनियान है, ये जो टर्म प्रयोग किया गया वो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट के लिए। देखिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट थे उसमें ये बेनियान समुदाय था, जो कि कंपनी और जो भारतीय कारीगर हैं उनके बीच में एक मीडिएटर का काम करते थे बेनियान, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही सुमेलित है कि ईस्ट इंडिया कंपनी में भारतीय एजेंट के तौर पर बेनियान थे, तो ये यहाँ पर सही है। क्लियर? ये कई जगह आप इसको बनिया शब्द भी देखेंगे, बेनियान को आप बनिया से कोरिलेट करके चलेंगे। तीसरे में लिखा है मिरासीदार। ये जो मिरासीदार टर्म का प्रयोग किया गया हिस्ट्री में, ये किया गया था किसके लिए? राज्य का नामित राजस्वदाता। देखिए जो मिरासीदार है ये अरबी शब्द है, ठीक है। मिरासीदार का अर्थ अगर हम देखें तो इसका मतलब होता है उत्तराधिकार, ठीक है। उत्तराधिकार का मतलब तो ये कोरिलेट हो रहा है ना कि राज्य का जो नामित राजस्वदाता, यानी उसको उत्तराधिकार बनाया गया। क्लियर? तो ये यहाँ पर बिल्कुल सही है कि मिरासीदार जो थे ये राज्य के इकलौते नामित राजस्वदाता इनको माना गया था। और ये कोरिलेट करिएगा आप किस प्रणाली से? तो ये रैयत, जो रैयतवाड़ी प्रणाली थी उससे ये संदर्भित होता है मिरासीदार, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा भी आपका सही है। तो यहाँ पर इस प्रश्न में दूसरा और तीसरा सही सुमेलित है। तो इस प्रकार यहाँ जो आंसर होगा वो विकल्प बी सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 21 का। अगला देख लीजिए प्रश्न संख्या 22। अच्छा, यहीं पर ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, जो आर्थिक इफेक्ट था ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान। अब हम लोग अगला जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे, वो है 1857 की क्रांति, और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण टॉपिक भी है। 1857 की क्रांति में जो सबसे पहला प्रश्न आपको दिया है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन से वर्ष शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के तौर पर इस 1857 की क्रांति को देखा जाता है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा विकल्प बी, 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। तो प्रश्न संख्या 1 का बी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 2। आपसे पूछा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह की शक्ति का जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व था वो क्या था? 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व, जरा प्रश्न को ध्यान से देखिए, इसमें लिखा है सबसे महत्वपूर्ण तत्व, क्योंकि विकल्प में तो नाना साहब का नेतृत्व दिया है, फिर उधर बहादुर शाह का सहयोग या रानी लक्ष्मीबाई का नेतृत्व, तो ये तो सभी लोगों का जो 1857 के विद्रोह में योगदान था ये तो महत्वपूर्ण था ही। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इन सभी महत्वपूर्ण योगदान में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? तो यहाँ पर डी विकल्प में लिखा है हिंदू मुस्लिम एकता। देखिए किसी भी मूवमेंट के अच्छी तरह से परफॉर्म करने का जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो होता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, और यदि आप कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ किसी काम को करेंगे तो वो काम निश्चित रूप से प्रभावशाली होगा। तो यही कारण था कि 1857 की क्रांति में जो हिंदू मुस्लिम एकता दिखी उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत काफी हद तक प्रभावित किया। और मैं अपनी बात को और प्रभावी बनाने के लिए और प्रामाणिक बनाने के लिए एक कथन कोट कर रहा हूं जेम्स आउट्रम और टेलर का। जेम्स आउट्रम और टेलर ने कहा कि 1857 का जो विद्रोह है ये हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम है। जेम्स आउट्रम और टेलर के इस कथन से इस बात को और बल मिल गया कि जो 1857 का विद्रोह का जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व था वो हिंदू मुस्लिम एकता था, यानी इस एकता ने अंग्रेजों को प्रभावित किया। तभी जेम्स आउट्रम और टेलर जैसे लोगों ने ये स्टेटमेंट दिया और इस कदर प्रभावित किया कि अंग्रेजों के दिमाग में ये बात बैठ गई थी और उन्होंने 1919 में एक पृथक निर्वाचक मंडल की मुसलमानों के लिए एक व्यवस्था की ताकि हिंदू मुस्लिम एकता को किसी तरह से ब्रेक किया जाए और उसके बाद फूट डालो राज करो की नीति के तहत भारत पर एक लंबे समय तक राज किया जाए। और मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि वो अंग्रेज अपने इस उद्देश्य में प्रारंभिक तौर पर अगर देखा जाए तो काफ़ी हद तक सफल भी रहे और अपने उद्देश्य को उन्होंने लास्ट में एक परिणाम के तौर पर भी पाकिस्तान के अलग गठबंधन गठन के लिए आप देख सकते हैं उसे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न संख्या 3। पूछा जा रहा है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का जो प्रमुख तात्कालिक कारण था वो क्या था? तो अभी आपने देखा कि जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था वो अभी आपने 1857 से देखा। इसका मतलब यह है कि इस प्रश्न में आपसे 1857 के बारे में पूछा जा रहा है कि उसका प्रमुख तात्कालिक कारण क्या था। देखिए इस प्रश्न में डायरेक्ट नहीं लिखा गया कि 1857, लिखा गया कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण। और इतने हिस्से को पहले
प्रश्न में पूछा गया था कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसे माना जाता है, तो आपने कहा 1857, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें 1857 के तात्कालिक कारण को पूछा जा रहा है। अब देखिए, अगर हम तात्कालिक कारण की बात करें तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि 1857 की जो ये क्रांति हुई उसके पीछे क्या स्टार्टिंग में हुआ था उसको संक्षेप में जिक्र कर लिया जाए। देखिए, दिसंबर 1856 का समय था जब सरकार ने एनफील्ड राइफल में कारतूस के तौर पर एक नई प्रक्रिया को शामिल किया और जनवरी 1857 में बंगाल सेना में इस बात का अफवाह फैल गया कि जो नई एनफील्ड राइफल में कारतूस है वो चर्बी युक्त है और इसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी है और इसको मुंह से खींचकर खोलना पड़ेगा। तो जो हिंदू और जो मुस्लिम दोनों सैनिक थे उनके मन में इस बात को लेकर विरोध हुआ और मार्च 1857 में 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के एक सैनिक थे जिनका नाम था मंगल पांडे, और 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग और जनरल ह्यूडसन को गोली मार दी। इसके लिए इनको पकड़ा गया, इन पर मुकदमा चला सैनिक अदालत और उसका निर्णय आया और उसके परिणाम स्वरूप 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी गई। ये तो एक प्रारंभिक तौर पर यह प्रक्रिया थी, यहां से अभी 1857 प्रारंभ नहीं हो रहा है। उसके बाद 9 मई 1857 को मेरठ में भी कुछ सैनिकों ने इसको लेकर विरोध किया तो उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई कर दी गई, उनका निष्कासन कर दिया गया और उसके बाद फिर 10 मई 1857 को मेरठ से इस 1857 की, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, इसकी शुरुआत हो गई। और उसके बाद 11 मई 1857 को ये सैनिक पहले दिल्ली पहुंचे और वहां पर उस समय बहादुर शाह जफर, या जिनको बहादुर शाह द्वितीय के नाम से जाना जाता है, उनसे उन्होंने अनुरोध किया कि आप इस सिपाही विद्रोह का नेतृत्व करें और उसके बाद फिर वो 1857 की ये पूरी क्रांति आगे बढ़ती है। तो ये पूरा इसका बैकग्राउंड था। क्लियर है? अब हम लोग कह रहे हैं कि तात्कालिक कारण, तो तात्कालिक कारण आपने क्या इसमें देखा? तात्कालिक कारण तो यही था ना कि इसमें अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का एक संदेह उत्पन्न हो गया। क्लियर है? तो यहां पर आपका जो प्रश्न संख्या 3 है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प बी सही हो जाएगा। अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप हो रहा है, इस बात का मैसेज हिंदुओं में भी और मुस्लिमों में भी पहुंच गया, क्योंकि हिंदुओं ने सुना कि गाय की चर्बी का प्रयोग है और मुसलमानों ने इस बात को सुना कि वो चर्बी का प्रयोग है, इसमें वो सूअर की चर्बी का प्रयोग है, तो दोनों भड़क गए। क्लियर है? तो यहां पर बी विकल्प आप सही कर लेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 4, बिल्कुल आसान तरीके से इस पूरे टॉपिक को हम लोग देखेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 4 और पूछा जा रहा है कि मंगल पांडे कहां के विप्लव से जुड़े थे। अब देखिए, पूरी बात हो चुकी है। मैंने आपसे बताया कि 34वीं रेजिमेंट के बैरकपुर के सैनिक थे मंगल पांडे। ठीक है? तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प ए सही हो जाएगा। क्लियर है? और मैंने आपसे बताया था कि मंगल पांडे ने ही लेफ्टिनेंट बाग और जनरल ह्यूसन की गोली मार दी थी। प्रश्न संख्या 5 में आपसे पूछा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने साहब ए आलम बहादुर का खिताब किसको दिया था? तो याद रखिएगा, जो मैंने अभी आपको बताया था कि 1857 के समय मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय यानी जफर था, इन्होंने बख्त खां को साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। किसको? बख्त खां को। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 5 का सी विकल्प सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह द्वितीय जफर ने साहब ए आलम बहादुर का खिताब बख्त खां को दिया था। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 6, पूछा जा रहा है कि 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। तो यहां पर देखिए, जो प्रमुख कारण है, यहां पर आपसे तात्कालिक कारण नहीं पूछ रहा है, तो प्रमुख कारण में आप देखेंगे कि जो लंबे समय से ब्रिटिश साम्राज्य की नीति थी जो कि लगातार लोगों को परेशान कर रही थी, ये प्रमुख कारण थी 1857 की क्रांति का। तो यहां पर प्रश्न संख्या 6 का डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण ब्रिटिश साम्राज्य की नीति थी। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 7, पूछा जा रहा है कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई। तो आपका सही जवाब होगा कि 10 मई 1857 को मेरठ से। तो यहां पर प्रश्न संख्या 7 का सी विकल्प सही हो जाएगा। 10 मई 1857 को मेरठ से यह प्रारंभ हुई। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 8, पूछा जा रहा है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी है। तो पहला लिखा है कि कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना। तो ये जो नाना साहब ने कानपुर में नेतृत्व संभाला था, ये जून 1857 की घटना है। उसके बाद दूसरा लिख रहा है कि बेगम हजरत महल का अवध में संभालना। तो जो बेगम हजरत महल ने अवध में नेतृत्व संभाला, ये मई 1857 और लगभग 30 मई 1857 को। सी में लिखा है कि सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। तो मैंने आपसे बताया था कि 10 मई 1857 को जब मेरठ में ये विद्रोह शुरू हुआ, तो उसके अगले दिन 11 मई 1857 को दिल्ली में मेरठ के सिपाही पहुंच गए थे, यानी अगले ही दिन ये रिस्पॉन्ड हो गया। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर सी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, ये 1857 की ये जो 4 घटनाएं दी गई हैं, इसमें सबसे पहली घटना है। क्लियर?
तो ये यहाँ, और जैसे रानी लक्ष्मीबाई का जो विद्रोह नेतृत्व है ये भी जून 1857 में प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रश्न संख्या 8 का सी विकल्प सही हो जाएगा और यहाँ पर 11 मई 1857 है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 9, पूछा जा रहा है कि 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था। तो याद रखिएगा 1857 की क्रांति का जो प्रतीक था वो कमल और रोटी थी। क्या था? कमल और रोटी। तो यहाँ पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में आपसे पूछा जा रहा है कि 1857 के संग्राम के दौरान निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों के द्वारा पुनः अधिकृत कौन सा जगह किया गया। यानी जब 1857 के विद्रोह के समय जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग क्रांतिकारियों के द्वारा नेतृत्व किया गया, तो इन 4 क्षेत्रों में से किन क्षेत्र को सबसे पहले अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया। तो यहां पर देखिए जो सी और डी विकल्प में दिल्ली और कानपुर लिखा है, इनको 1857 में ही अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले लिया और बाकी क्षेत्र को 1858 में लिया। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली को सितंबर 1857 में अंग्रेजों ने अपने पास लिया और जो कानपुर है इसको दिसंबर 1857 में, यानी दिल्ली को सितंबर 1857 में और कानपुर को दिसंबर 1857 में। तो इसलिए यहां पर प्रश्न संख्या 10 का सी विकल्प सही हो जाएगा कि सबसे पहले अंग्रेजों ने दिल्ली को पुनः अधिकृत किया। तो यहां पर सी विकल्प सही होगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 11, पूछा जा रहा है कि 1857 के स्वाधीनता संग्राम की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली कहां। आप सभी जानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई ने कहां का नेतृत्व किया था। तो इन्होंने नेतृत्व किया था झांसी से 1857 में। जून 1857 में इनका नेतृत्व प्रारंभ हुआ था। अगर हम इनके जन्म स्थल की बात करें तो इनका जन्म स्थान है वाराणसी। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प सी सही हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म स्थान है वो है वाराणसी और इनका जन्म हुआ था 1835 में। कब हुआ था? 1835 में। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा रानी लक्ष्मीबाई का जो मूल नाम था वो क्या था? मणिकर्णिका। क्या नाम था? मणिकर्णिका। तो याद रखेंगे इस बात को भी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 12, पूछा जा रहा है कि 1857 में बरेली विद्रोह का नेता कौन था। तो देखिए अगर हम बरेली विद्रोह के नेता की बात करें तो बरेली में नेतृत्व किया था खान बहादुर ने। तो यहां पर प्रश्न संख्या 12 का ए विकल्प सही हो जाएगा। खान बहादुर के द्वारा 1857 में बरेली विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। अब यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा, जैसे अभी आपने ऊपर पढ़ा कि अंग्रेजों ने एक एक करके पुनः से क्षेत्रों को अपने कब्जे में लिया, तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि बरेली विद्रोह का दमन किसने किया, तो याद रखिएगा 1858 में कैंपबेल ने बरेली के नेतृत्व का दमन कर दिया। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा, कौन था? कैंपबेल। अगला देखिए प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में आपसे पूछा जा रहा है कि महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहां पर स्थित है। तो देखिए याद रखिएगा अभी आपने पिछले प्रश्न में यह पढ़ा था कि महारानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म है वाराणसी में हुआ था, उनका नाम मणिकर्णिका था मूल नाम, और इनकी जो समाधि है वो ग्वालियर में है। तो प्रश्न संख्या 13 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर ग्वालियर को लेकर पूर्व में मैंने आपको एक फैक्ट बताया था कि ग्वालियर मध्य प्रदेश में तानसेन का मकबरा भी है, और याद रखिएगा तानसेन का मकबरा ग्वालियर में वहीं पर है जहां पर उनके गुरु मोहम्मद गौस का मकबरा है। ठीक है, तो ये भी बात ध्यान रखेंगे कि मोहम्मद गौस का मकबरा, उनके शिष्य तानसेन का मकबरा और जो महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि है, ये तीनों ग्वालियर से संबंधित हैं। अगला देखिए प्रश्न संख्या 14, पूछा जा रहा है कि महारानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा किसका। तो याद रखिएगा जो महारानी लक्ष्मीबाई थी, मैंने आपसे बताया था कि जून 1857 में उन्होंने नेतृत्व संभाला था झांसी का, और जब झांसी का पतन हो गया तो उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर की ओर प्रस्थान की। आप सभी को पता है कि ग्वालियर में मोर्चा संभाले हुए थे तात्या टोपे, और वहीं जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई। तो यहां पर प्रश्न संख्या 14 का जो सही जवाब होगा विकल्प ए सही हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा ह्यूरोज का। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 15, पूछा जा रहा है कि 1857 का जो विद्रोह है उसमें लखनऊ का नेतृत्व कौन कर रहा था। देखिए अगर हम लखनऊ यानी अवध के क्षेत्र का नेतृत्व की बात करें तो वो बेगम हजरत महल के द्वारा इसका प्रारंभ किया गया 30 मई 1857 को। मैं ईयर और डेट पर इसलिए आपको कह रहा हूं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब ये पूछ दिया जाता है कि कौन सी घटना पहले हुई थी तो उसमें फिर ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 15 का ए विकल्प सही हो जाएगा, बेगम हजरत महल यानी बेगम हजरत अवध। प्रश्न संख्या 15 का ए विकल्प। अगर यहां बात करें कि जो लखनऊ अवध का इलाका था जहां पर बेगम हजरत महल नेतृत्व कर रही थी, इसको किसने छुड़वाया, यानी किस अंग्रेज के द्वारा इसको मुक्त कराया गया, तो याद रखिएगा मार्च 1858 में कैंपबेल के द्वारा लखनऊ को मुक्त कराया गया। अगला देखिए प्रश्न संख्या 16, और आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था। तो याद रखिएगा इलाहाबाद में जो 1857 की क्रांति का नेता था वो थे मौलवी लियाकत अली। कौन थे? मौलवी लियाकत अली। तो प्रश्न संख्या 16 का यहां पर डी विकल्प से हो जाएगा। इलाहाबाद में जो नेतृत्व संभाल रहे थे 1857 की क्रांति का वो थे मौलवी लियाकत अली। अगला देखिए प्रश्न संख्या 17, पूछा जा रहा है कि 1857 के संग्राम में
भाग लेने वाले सिपाहियों में सर्वाधिक संख्या कहां से थी? तो याद रखिएगा 1857 के संघर्ष में जो अवध का क्षेत्र था यहां से सर्वाधिक सिपाहियों की संख्या थी। तो यहां पर प्रश्न संख्या 17 का बी विकल्प सही हो जाएगा। लगभग 75,000 सिपाही जो थे वो इसी अवध के इलाके से ईस्ट इंडिया कंपनी की सैनिक सेना में शामिल थे। तो प्रश्न संख्या 17 का यहां पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 18, पूछा जा रहा है कि नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो याद रखिएगा जब हम नाना साहब के कमांडर इन चीफ की बात करते हैं तो उसमें नाम आएगा तात्या टोपे का। तो यहां पर प्रश्न संख्या 18 का सी विकल्प सही हो जाएगा। तात्या टोपे जो था ये नाना साहब का कमांडर इन चीफ था, तो यहां पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। और जहां तक की बात रही नाना साहब की, तो आप जानते हैं कि कानपुर में 5 जून 1857 को इन्होंने नेतृत्व संभाला था। अगला देखिए प्रश्न संख्या 19, पूछा जा रहा है कि अजीमुल्ला खां सलाहकार थे किसके? तो याद रखिएगा जो अजीमुल्ला खां थे ये सलाहकार किसके थे? नाना साहब के। और जो अजीमुल्ला साहब थे ये कानपुर के निकट इन्होंने फतेहपुर में मोर्चा संभाला हुआ था। तो यहां पर याद रखिएगा अजीमुल्ला खां अगर पूछा जाए तो ये सलाहकार थे किसके? नाना साहब के। प्रश्न संख्या 19 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। और इनको कोरिलेट करना हो 57 की क्रांति में नेतृत्व के लिए तो आप इसको फतेहपुर से कोरिलेट कर लेंगे, फतेहपुर जो कि कानपुर के बगल में। अगला देखिए प्रश्न संख्या 20, प्रश्न संख्या 20 में आपसे पूछा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसके लिए कहा जा रहा है कि उनके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो देखिए ये बात हो रही है तात्या टोपे की। तो यहां पर प्रश्न संख्या 20 का डी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए तात्या टोपे के एक विश्वसनीय मित्र थे जिनका नाम था मान सिंह। क्या नाम था? मान सिंह। उन्होंने धोखा देकर तात्या टोपे के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी कि पारो के जंगलों में कैंप में आराम कर रहे हैं तात्या टोपे। तो अंग्रेज सैनिकों ने इनको पकड़ लिया और वो शिवपुर लेकर आए और सैनिक अदालत में इनका ऊपर मुकदमा चला और 1859 में इनको फांसी दे दी गई। तो यहां पर प्रश्न संख्या 20 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाए। अगला देखिए प्रश्न संख्या 21, प्रश्न संख्या 21 में आपसे पूछा जा रहा है कि 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो याद रखिएगा ये जो तात्या टोपे थे इन्हीं का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तो यहां पर प्रश्न संख्या 21 का बी विकल्प सही हो जाएगा। याद रखिएगा तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग, याद रखिएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 22, पूछा जा रहा है कि कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के प्रमुख नायक थे, ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो याद रखिएगा यहां पर अगर राज्य के तौर पर देखा जाए तो ये बिहार से संबद्ध है और अगर पर्टिकुलर जगह की बात करें तो ये बिहार के जगदीशपुर रियासत से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। कौन? कुंवर सिंह। तो यहां पर प्रश्न संख्या 22 का ए विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। देखिए जो कुंवर सिंह नेतृत्व कर रहे थे जिस जगदीशपुर और आरा क्षेत्र से, वो वर्तमान में भोजपुर जिले में आता है। ठीक है, ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। अगर हम ये पूछें कि जगदीशपुर में जो विद्रोह था इसका दमन किसने किया, तो यहां पर दो नाम आपको ध्यान में रखना होगा, एक विलियम टेलर और दूसरा है विसेंट आयर। ठीक है, विलियम टेलर और विसेंट आयर ने जगदीशपुर नेतृत्व का दमन किया। अगला देखिए प्रश्न संख्या 23, पूछा जा रहा है कि कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में किस जगह शामिल हुए थे वो? तो देखिए आपका सही जवाब होगा वो आरा क्षेत्र से शामिल हुए थे। तो यहां पर प्रश्न संख्या 23 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। तो याद रखेंगे जगदीशपुर, आरा क्षेत्र और जिला इस समय वर्तमान में जो है वो है भोजपुर। तो यहां पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 24, प्रश्न संख्या 24 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? तो देखिए यहां पर आपका सही जवाब होगा दीवान मनीराम दत्त। ये जो दीवान मनीराम दत्त थे इन्होंने असम में 1857 में कंदपेश्वर सिंह को राजा घोषित करके विद्रोह की शुरुआत की थी। यानी विद्रोह की शुरुआत की दीवान मनीराम दत्त ने और राजा किसे घोषित किया? कंदपेश्वर सिंह को, जो कि विकल्प बी में देखिए ये नाम लिखा भी हुआ है कंदपेश्वर सिंह। इन्हीं को राजा घोषित करके असम में दीवान मनीराम दत्त ने 1857 के इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 25, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? तो देखिए यहां पर आपका सही जवाब होगा विकल्प सी, शहादत खां। देखिए कई जगह शहादत खां लिखा हुआ है और जो नाम और जगह आपको मिलेगा सादात खां। क्लियर? तो अगर शहादत खां लिखा हो या सादात खां लिखा हो तो आप इसे 1857 के विद्रोह से कोरिलेट करेंगे। और इन्होंने जो अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया वो किस क्षेत्र में? तो इंदौर में किया। ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा, सी विकल्प यहां पर सही हो। अगला देखिए प्रश्न संख्या 26, पूछा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो याद रखिएगा 1857 के विद्रोह को जिस उर्दू कवि यानी शायर ने देखा था उनका नाम था मिर्जा गालिब। ठीक है, तो यहां पर प्रश्न संख्या 26 का सी विकल्प सही हो जाएगा। मिर्जा गालिब ने अपनी आंखों से 1857 के विद्रोह को देखा था। वो एक उर्दू कवि और शायर थे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 27, पूछा जा रहा है कि सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास कहां था? तो देखिए जो मिर्जा गालिब थे जिन्होंने 1857 की क्रांति को अपने आंखों से देखा था, इनका मूल निवास यानी इनका जो जन्म हुआ था वो आगरा में हुआ था।
तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 27 का ए विकल्प सही हो जाएगा। लेकिन जो इनकी मृत्यु हुई थी वो दिल्ली में हुई थी, ये भी बात ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो प्रश्न संख्या 27 का ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 में आपसे पूछा जा रहा है कि आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो देखिए पहला नाम लिखा है तात्या टोपे का। आप सभी जानते हैं कि कानपुर में नाना साहब को बहुत सपोर्ट किया, कमांडर इन चीफ तात्या टोपे उनके। दूसरी बात, तात्या टोपे ने ग्वालियर के क्षेत्र में बहुत अच्छा संघर्ष किया, तो ये तो शामिल थे 1857 में। झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई, वहां पर उन्होंने संघर्ष किया। बहादुर शाह जफर, ये जो बहादुर शाह द्वितीय जफर थे दिल्ली के संदर्भ में आप इनको जानते हैं। भगत सिंह का इसमें पार्टिसिपेशन नहीं था, तो प्रश्न संख्या 28 का यहां पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 29। पूछा जा रहा है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो याद रखिएगा, जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सर्वाधिक मदद की अंग्रेजों की, उनका नाम था ग्वालियर के सिंधिया। यहां पर ए विकल्प ही सही हो जाएगा। और ग्वालियर के सिंधियाओं के द्वारा जो अंग्रेजों का समर्थन किया गया, उनको सपोर्ट किया गया, वो किस हद तक था? अगर आप इसके संदर्भ में एक स्टेटमेंट यहां पर कोरिलेट कर लें तो ये बात और स्पष्ट हो जाएगी। कैनिंग ने कहा कि यदि सिंधिया भी इस विद्रोह में सम्मिलित हो जाते तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। क्लियर है? तो इस तरह का अगर स्टेटमेंट कैनिंग दे रहा है तो इसका मतलब स्पष्ट है कि ग्वालियर के सिंधियाओं ने भरपूर सहयोग दिया अंग्रेजों का। तो यहां पर प्रश्न संख्या 29 का ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 30। पूछा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो अभी उस नाम की चर्चा हुई है कि लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। तो यहां पर प्रश्न संख्या 30 का सी विकल्प सही हो जाएगा। और आप सभी को पता है कि 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में वायसराय का नया पद सृजित हुआ और लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय बना। इसका जो पूरा ड्यूरेशन है वो 1856 से लेकर 1862 तक है, जिसमें इसने 1856 से 1858 तक गवर्नर जनरल के तौर पर और 1858 से 62 तक भारत के पहले वायसराय के तौर पर कार्य किया। और इसी के समय में 1857 का विद्रोह हुआ। अगला देखिए प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31 में आपसे पूछा जा रहा है कि 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया? तो याद रखिएगा, आपातकालीन मुख्यालय 1857 में बनाया था किसने? कैनिंग ने। तो यहां पर प्रश्न संख्या 31 का ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन जो मुख्यालय बनाया वो कैनिंग ने। और अभी आपने पढ़ा है कि इलाहाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो याद रखिएगा, मौलवी लियाकत अली। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 32। पूछा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो याद रखिएगा, अभी आपने गवर्नर जनरल देखा कैनिंग था और उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री था पाम्स्टन। कौन था? पाम्स्टन। तो यहां पर प्रश्न संख्या 32 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 33। पूछा जा रहा है कि 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल हुआ? यहां पर कई कारण है, इसमें आपको सबसे प्रमुख कारण देखना है। पहला लिखा है कि हिंदू मुस्लिम एकता की कमी। ये तो होगा ही नहीं क्योंकि इस पर डिटेल चर्चा हो चुकी है कि 1857 के विद्रोह का बहुत अच्छा एक जो सबसे अच्छा सिनेरियो था वो यही था कि हिंदू मुस्लिम एकता के साथ ये विद्रोह आगे बढ़ा। उसके कई कारणों को भी आपने उसमें से कुछ प्रमुख कारण देखा कि जो चर्बी वाला मामला था उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों से जुड़ा हुआ था। तो ये इस तरह के कई कारण थे कि इसमें हिंदू मुस्लिम एकता का इसमें दिखा उदाहरण। बी विकल्प में लिखा है कि किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की इसमें कमी थी। ये बात एकदम सही है और ये प्रमुख कारण है। यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 33 का बी विकल्प सही हो जाएगा कि इसमें सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। जो भी विद्रोह का नेतृत्व कर रहा था वो अपने अपने क्षेत्र इलाके को संभालने में लगा हुआ था। उनको कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं था, उनका कोई केंद्रीय नेतृत्व करने वाला नहीं था। ये प्रमुख कारण था 1857 की असफलता का। तो यहां पर आप बी विकल्प सही करेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 34। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र कहा था? तो देखिए 1857 के विद्रोह को जो षड्यंत्र कहा वो किसने कहा? सर जेम्स आउड्रम और टेलर ने। देखिए इसी के संदर्भ में मैंने आपसे शुरुआत में अभी चर्चा की थी और मैंने आपसे कहा था कि जेम्स आउड्रम और टेलर ने कहा कि 1857 का जो विद्रोह है वो हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम है। क्लियर? इसी षड्यंत्र की चर्चा यहां पर प्रश्न में भी कर दी गई, तो आप वहां से भी इसको कोरिलेट करके आप सही कर ले जाते तो सर जेम्स आउड्रम और टेलर। तो यहां पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 35। पूछा जा रहा है कि आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा। देखिए जब ये हुआ 1857 का विद्रोह तो उसमें कई लोगों ने अलग अलग अपने मत रखे। तो उसमें ये किसने कहा कि ये 1857 का जो विद्रोह है वो स्वतंत्रता की पहली लड़ाई है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी डी सावरकर। प्रश्न संख्या जो 35 है इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी। और देखिए बी डी सावरकर की एक पुस्तक भी आपसे पूछी जाती है कि द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 किसकी पुस्तक है? तो आपका जवाब होगा बी डी सावरकर। तो याद रखेंगे बी डी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा
और इनकी पुस्तक का नाम था द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। अगला देखिए प्रश्न संख्या 36, पूछा जा रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था। तो याद रखिएगा 1857 के जो आंदोलन है इसमें सरकारी इतिहासकार थे एसएन सेन। तो यहां पर प्रश्न संख्या 36 का डी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए जो एसएन सेन सरकारी इतिहासकार थे इनका पूरा नाम था सुरेंद्र नाथ सेन, ठीक है। तो सुरेंद्र नाथ सेन का ही शॉर्ट फॉर्म है एसएन सेन। और अगर हम इनकी पुस्तक की बात कर ले तो इनकी पुस्तक का नाम है 1857। क्या नाम था? 1857, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा, ये पुस्तक थी किसकी? एसएन सेन की। अगला देखिए प्रश्न संख्या 37, पूछा जा रहा है कि भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो देखिए 1857 का जो ये विप्लव था इनके कारणों पर जो भारतीय भाषा में लिखने वाले पहले भारतीय थे उनका क्या नाम था? उनका नाम था सैयद अहमद खां। क्या नाम था? सैयद अहमद खां। तो यहां पर प्रश्न संख्या 37 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ये जो सैयद अहमद खां की पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है असबाब ए बगावते हिंद। क्या नाम है? असबाब ए बगावते हिंद, ठीक है। ये 1859 में प्रकाशित हुई, ठीक है। तो याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 38, पूछा जा रहा है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब हुई। तो याद रखिएगा वो समय था 1 नवंबर 1858 को। जब 1857 की क्रांति का दमन कर दिया गया तो उसके बाद 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। तो यहां पर प्रश्न संख्या 38 का ए विकल्प सही जाएगा, जिसके बारे में आपने कल की क्लास में पढ़ा था कि कैनिंग ने इलाहाबाद में इसको पढ़कर सुनाया था। अगला देखिए प्रश्न संख्या 39, पूछा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सैनिकों का इन प्रांतों से चयन किया। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। तो देखिए 1857 के विद्रोह के बाद जो ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किया वो गोरखा, सिख और पंजाब उत्तर प्रांत से किया। तो यहां पर प्रश्न संख्या 39 का सी विकल्प से हो जाएगा। तो याद रखिएगा गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से सिपाहियों का चयन किया गया 1857 के विद्रोह के बाद। पहले आप ये भी पढ़ चुके हैं कि इसमें ज्यादातर जो सिपाही थे वो अवध के क्षेत्र से सम्मिलित थे। देखिए इसके संदर्भ में कुछ और काम हुआ, इसमें पील आयोग का गठन भी हुआ जो कि प्रश्न आपसे पूछा जाता है। याद रखिएगा 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने यह देखा कि इसमें अगर इस तरह से कोई विद्रोह हुआ तो उसमें इन सिपाहियों की बहुत भूमिका है। तो इसको लेकर ब्रिटिश सरकार ने अपनी भारतीय जो फौज थी उसको फिर से रीइस्टैब्लिश करने का एक प्रयास किया और इसके तहत जोनाथन पील को, किसको? जोनाथन पील को एक आयोग का गठन करने के लिए उसमें अध्यक्ष बनाया और इसी के लिए इसका नाम पड़ गया क्या? पील आयोग, ठीक है। और इन्हीं की संस्तुति के आधार पर जो सेना था इसमें रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर उसको पार्टिसिपेशन किया गया। क्लियर है? तो आप यहां पर 1857 के विद्रोह के बाद अगर सैनिकों के संदर्भ में अगर कोई बात आ रही है तो उसमें आप पील आयोग जरूर याद रखिएगा। क्लियर है? तो यहां पर सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 40, पूछा जा रहा है कि अवध के अंतिम नवाब कौन थे। तो याद रखिएगा अवध के अंतिम नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह। देखिए आप सभी को पता है कि 1856 में जब डलहौजी ने कुप्रशासन के आरोप में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया तो उस समय अवध के नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह। इसका मतलब यह स्पष्ट हो गया कि वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब थे। तो यहां पर प्रश्न संख्या 40 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 41, पूछा जा रहा है कि कानपुर से भारत में 1857 की क्रांति का नेता कौन था। तो इस पर तो अभी चर्चा हुई थी कि कानपुर से जो नेतृत्व कर रहे थे 1857 में वो कर रहे थे नाना साहब। तो यहां पर प्रश्न संख्या 41 का ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। देखिए ये जो नाना साहब हैं ये पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, ठीक है। ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 42, पूछा जा रहा है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर जफर को निर्वासित किया गया कहां पर। तो याद रखिएगा इस 1857 की प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के बाद ये जो बहादुर शाह द्वितीय जफर थे इनको निर्वासित करके रंगून भेज दिया गया। तो यहां पर प्रश्न संख्या जो 42 है इसमें ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। इनको रंगून निर्वासित किया गया और वहीं पर 1862 में बहादुर शाह द्वितीय जफर की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 43, पूछा जा रहा है कि 1857 के बाद निम्नलिखित में से किस एक ने इलाहाबाद में एक दरबार में ग्रेट ब्रिटेन संप्रभु द्वारा भारत सरकार के ग्रहण की घोषणा की। तो मैंने अभी आपसे बताया था कि कैनिंग ने ही इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प ए सही हो जाएगा, कैनिंग के द्वारा। तो याद रखिएगा 1 नवंबर 1858 को जो दरबार हुआ उसमें कैनिंग ने महारानी की उद्घोषणा को पढ़कर सुनाया और इसी के माध्यम से भारत का जो शासन है अब वो सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया, ठीक है। तो यहां पर प्रश्न संख्या जो 43 है इसमें ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 44, पूछा जा रहा है कि बहादुर शाह था। तो आप सभी को पता है, अभी चर्चा कई बार हुई कि बहादुर शाह जो द्वितीय था ये अंतिम मुगल शासक था। तो यहां पर आपका
सही जवाब क्या होगा? विकल्प सी सही हो जाएगा और इसे रंगून निर्वासित भी कर दिया गया था। सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 45, पूछा जा रहा है कि नाना साहब का दूसरा नाम क्या था? तो देखिए नाना साहब के बारे में पर्टिकुलर मैंने अभी आपको बताया था कि इन्होंने कानपुर का नेतृत्व किया था और नाना साहब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे और इनका जो दूसरा नाम था वो था धोंदू पंत। क्या नाम था? धोंदू पंत। तो नाना साहब को आप कोरिलेट करेंगे विकल्प बी से, इनका दूसरा नाम था धोंदू पंत। क्लियर है? तो यहाँ पर 45 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 46, पूछा जा रहा है 1857 के विद्रोह का जो प्रशासनिक परिणाम वो शक्ति का अंतरण था, किसके बीच? तो अभी चर्चा हुई है जिसमें आपने देखा कि जो 1858 में ब्रिटिश शासन के द्वारा एक कानून पारित किया गया, इसमें भारत का जो शासन है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश सम्राट को दे दिया गया, जिसका मैंने अभी आपको जिक्र किया कि अब वो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ गया। तो यहाँ पर आपका जो पहला स्टेटमेंट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को चला गया, यही विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 का ए विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला देख लीजिए प्रश्न संख्या 47, पूछा जा रहा है कि भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 की जो विद्रोह था उसमें क्या भूमिका निभाई? तो देखिए 1857 के विद्रोह में जब असफलताओं के ऊपर आप कारणों पर चर्चा करेंगे तो उसमें एक महत्वपूर्ण कारण के तौर पर आप उस समय के भारत के जो शिक्षित वर्ग थे उनकी भूमिका का भी उल्लेख आपको करना ही होगा, क्योंकि जब ये 1857 का विद्रोह हुआ तो उस विद्रोह में जो पढ़ा लिखा तबका था, शिक्षित मध्यम वर्ग था, वो उसकी भूमिका तटस्थ थी, यानी वो उसने कोई पार्टिसिपेशन इसमें नहीं किया। यही कारण था, कई कारणों में से एक कि ये 1857 का विद्रोह एट लास्ट विफल हो गया। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 47 का सी विकल्प आप देखिए, विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी, तो सी विकल्प यहाँ सही हो जाए। अगला देखिए प्रश्न संख्या 48, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो देखिए पहला लिखा खेतिहर मजदूर, ये तो अंग्रेजों की नीतियों से प्रभावित थे, परेशान थे, तो इस वर्ग ने इसमें सपोर्ट किया। दूसरा लिखा है साहूकार, इनका काम ही अंग्रेजों से चलता था, उन्हीं की भूमिका से इनकी भूमिका थी, तो ये इन्होंने विद्रोह में भाग नहीं लिया। कृषक की बात करें तो कृषक वर्ग भी बहुत परेशान था, अंग्रेज जिस हिसाब से जैसे चाहते थे उस हिसाब से उनको खेती करने के लिए मजबूर करते थे, अनर्गल लगान वसूलते थे। तो ये सभी रीजन था जिसके कारण कृषक समुदाय जो था वो विद्रोह की स्थिति में था, उसको एक नेतृत्व की आवश्यकता थी और उसने 1857 के विद्रोह में अपनी भूमिका को सुनिश्चित किया। वहीं चौथा नाम लिखा गया है जमींदारों का। देखिए जो 1857 में जमींदार की अगर भूमिका देखें तो 1857 में जमींदारों की कोई इन्वॉल्वेशन नहीं था उस विद्रोह में सहयोग के लिए। क्यों? क्योंकि इनका भी सीधा लिंक था अंग्रेजों से, इनको जगह दी जाती थी, लगान वसूलने का अधिकार था, तो ये क्यों विरोध करेंगे अंग्रेजों का? देखिए जमींदार वर्ग में विरोध वहीं पर आप देख सकते हैं जिसको जमींदारी प्रथा से हटाया गया। जैसे आप जगदीशपुर के कुंवर सिंह साहब का नाम ले लीजिए, तो उनका पार्टिसिपेशन इसीलिए था क्योंकि उनको डिस्टर्ब किया गया था। ठीक है, तो जमींदार में वही थे जो उनको छेड़ा गया, जिनसे जमींदारी हटाई गई। ठीक है, तो आप अगर डायरेक्ट लार्जर एस्पेक्ट्स में देखेंगे तो जमींदार वर्ग का पार्टिसिपेशन 1857 के विद्रोह में नहीं था, इसलिए यहाँ पर दूसरा और चौथा जो है ये भाग नहीं लिए। तो आइए अब विकल्प को देखते हैं। डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा, प्रश्न संख्या 48 का डी विकल्प। अगला देखिए प्रश्न संख्या 49, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 से प्रभावित नहीं था? तो देखिए 1857 से कौन सा क्षेत्र प्रभावित नहीं था? तो इसमें आप झांसी रानी लक्ष्मीबाई प्रभावित था, चित्तौड़ प्रभावित नहीं था, वहीं जगदीशपुर कुंवर सिंह साहब प्रभावित था, लखनऊ बेगम हजरत महल ये भी प्रभावित था। तो यहाँ पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा और आप इसको आसानी से कर ले जाएंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 50 और यहाँ पर आपको सूची को सुमेलित करना है। यहाँ एक तरफ जगह का नाम है और दूसरी तरफ वहां पर कौन नेतृत्व कर रहा था वो नाम आपको मैच करना है। यहाँ पर विकल्प ए में लिखा हुआ है झांसी, तो झांसी को आप किससे कोरिलेट करेंगे? रानी लक्ष्मीबाई को, इसलिए ए को आप कोरिलेट करेंगे चौथे के साथ। देखिए झांसी के संदर्भ में आपने रानी लक्ष्मीबाई देखा, अगर यही हम बात कर लें कि यहाँ दमन किसने किया था तो याद रखिएगा झांसी में दमन आप हीरोज से कोरिलेट कर लेंगे। ठीक है, लखनऊ की बात करें तो बेगम हजरत महल यानी बी को आप कोरिलेट करेंगे तीसरे के साथ। अगर हम लखनऊ में दमन की बात करें तो यहाँ पर कैंपबेल ने मार्च 1858 में विद्रोह का दमन किया। कानपुर, तो कानपुर को आप कोरिलेट करेंगे किसके साथ? कानपुर को आप यहाँ पर नाना साहब ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ पर आप कानपुर को कोरिलेट कर लेंगे अजीमुल्ला से। मैंने अभी आपको बताया था कि जो अजीमुल्ला थे ये नाना साहब के सलाहकार थे और कानपुर के ही सटे इलाका है फतेहपुर, वहां पर ये देख रहे थे विद्रोह को, तो ये आप कानपुर से इनको कोरिलेट करेंगे, सी को दूसरे के साथ। याद रखिएगा अजीमुल्ला नाना साहब के सलाहकार थे। फैजाबाद की बात कर लें तो फैजाबाद में जो नेतृत्व कर रहे थे वो कर रहे थे मौलवी अहमद शाह। याद रखिएगा यहाँ पर अजीमुल्ला और मौलवी अहमद शाह में आप लोग बहुत गलती करते हैं, तो क्लियर कट याद रखिएगा अजीमुल्ला खां ये फतेहपुर और कानपुर से कोरिलेट होंगे और वहीं मौलवी अहमद शाह फैजाबाद से कोरिलेट होंगे, डी को आप पहले से जोड़ेंगे। देखिए जो मौलवी अहमद शाह हैं इनको मौलवी अहमदुल्लाह शाह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो या तो मौलवी अहमद शाह लिखा हो या मौलवी अहमदुल्लाह शाह, दोनों को आप फैजाबाद से कोरिलेट करेंगे। ठीक है, ये बात आपने यहाँ पर देख ली।
तो इस प्रकार आपने जो सही कोड बनाया वो 4321 का है। 4321 के आधार पर ए विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 51, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन के लिए गठित हुआ था। तो इसकी चर्चा तो हम लोगों ने अभी पिछले ही एक प्रश्न में की, जहां पर पूछा गया था कि 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश सरकार ने जो सिपाहियों का चयन किया वो किस प्रांत से किया। तो वहां पर आपने देखा था गोरखा, सिख और पंजाब उत्तर प्रांत से। वही मैंने आपसे बताया था कि जो फौज के नौ गठन के लिए री एस्टेब्लिशमेंट के लिए जो आयोग गठित किया गया वो पील आयोग था, और इसके अध्यक्ष कौन थे? जोनाथन पील। इन्हीं के नाम के आधार पर इस आयोग का नाम पड़ा पील आयोग। तो यहाँ पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि किस आयोग की ये संस्तुति थी कि सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया जाए, तो वो इसी पील आयोग की ही अनुशंसा थी। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 52, आपसे पूछा जा रहा है कि ये स्टेटमेंट किसका है। लिखा हुआ है कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये स्टेटमेंट किसका है? तो याद रखिएगा ये स्टेटमेंट दिया गया था किसके द्वारा? आरसी मजूमदार के द्वारा। आरसी मजूमदार के द्वारा 1857 के विद्रोह के लिए कहा गया कि ये तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये स्टेटमेंट था आरसी मजूमदार का। और आरसी मजूमदार की एक पुस्तक भी है जो आपसे पूछी जाती है। उस पुस्तक का नाम है सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, इस पुस्तक का नाम भी आप ध्यान में रखेंगे। देखिए कई तरह के कथन दिए गए और उसको लेकर आपसे प्रश्न पूछा जाता है। जैसे अभी आपने देखा था कि जेम्स आउड्रम और टेलर ने, जिसको हम लोगों ने पहले ही कोरिलेट किया था कि ये हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र बताया उन्होंने। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि ये किसने कहा था कि ये पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। यही कोरिलेट कर लीजिए। तो याद रखिएगा जॉन लॉरेंस और सीले ने कहा था। अगर नहीं पता होगा तो नोट डाउन कर लीजिएगा। जॉन लॉरेंस और सीले ने कहा था कि ये पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। ठीक है, तो याद रखेंगे। अभी आपने पढ़ा था कि बीडी सावरकर ने कहा कि ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, तो इस तरह के स्टेटमेंट को भी आप ध्यान में रखिएगा। हाँ, एक स्टेटमेंट और बहुत महत्वपूर्ण है। रीज ने कहा था कि यह धर्मार्थों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है। ये भी आया था व्यू। रीज एक थे इतिहासकार, उन्होंने कहा कि धर्मार्थों का ईसाइयों के विरुद्ध इस तरह का षड्यंत्र है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। वही एक स्टेटमेंट और आपको ध्यान में रखना होगा। एक टीआर होम्स थे इतिहासकार, उन्होंने कहा कि बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध है। ये वो स्टेटमेंट मैं कोट कर रहा हूं जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए और आपको निश्चित रूप से ध्यान में रखना होगा। अगर हम पुस्तक की बात कर लें तो पुस्तक के तौर पर अभी आपने देखा कि बीडी सावरकर की द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 थी। वहीं इसी कथन में मैंने आपको कोरिलेट किया कि आरसी मजूमदार की पुस्तक है सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। अभी आपका जब जिक्र हो रहा था कि एक सरकारी इतिहासकार, तो मैंने आपसे कहा था कि एस एन सेन साहब हैं। वहां पर आपने देखा था कि इनकी पुस्तक का नाम था 1857। इसी तरह एक प्रश्न पुस्तक पूछी जाती है अशोक मेहता की भी, जिनकी पुस्तक का नाम था द ग्रेट रिवेलियन। तो इस तरह के जो भी हैं उनको आप निश्चित रूप से याद रखेंगे ताकि आपके ये जो प्रश्न है ये गलत ना हो आपसे। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 53, पूछा जा रहा है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई। अब देखिए ये तो यहां प्रश्न के फॉर्मेट में है, लेकिन इसका जिक्र भी मैंने किया था। दिसंबर 1856 में कब शामिल की गई थी? दिसंबर 1856 में सरकार ने जो पुराने लोहे वाली बंदूक थी जिसको कहा जाता था ब्राउन बेस, ठीक है, उसको बदल के एक नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया, जिसमें कारतूस को लेकर काफी एक मैसेज गया सिपाहियों के बीच में, और वो एट लास्ट तात्कालिक कारण बना इस 1857 की क्रांति का। तो यहां पर प्रश्न संख्या 53 का आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, दिसंबर 1856 में। क्लियर? तो इस प्रकार आपने इस पूरे 1857 की क्रांति और उसके पहले आपने अंग्रेजों के द्वारा जो भारत में आर्थिक प्रभाव डाले गए, इन सभी बातों का आपने देखा। अगली क्लास में हम लोग नए टॉपिक के साथ मुलाकात करेंगे। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।